हेलो दोस्तों। तो जैसा आप देख सकते हैं जून से लेके अगस्त वाला जो एक्सटेंडेड मैगज़ीन है वो आ चुका है विजन का। तो चलिए इसको स्टार्ट कर लेते हैं। और इसके साथ में जो पुराना वाला मार्च टू मई वाले में जो 2 सेक्शंस बचे हुए हैं एनवायरनमेंट और साइंस एंड टेक वो भी हो जाएंगे। इसलिए उसके लिए प्लीज़ परेशान मत होइएगा और कमेंट सेक्शन में मत कहिएगा कि आपने वो वाला वीडियो कवर नहीं किया है। अगर आपको परेशानी आएगी तो हमारा जो ग्रुप है यूपीएससी पीएससी कॉरिडोर वहाँ पर आ जाइए। अगर वहाँ पर डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन करना होगा तो आप मेरे से डायरेक्टली बात कर सकते हैं, मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूँगा। ठीक है, तो चलिए अब सीधे डायरेक्टली यहाँ पे आ जाते हैं मुद्दे पर। सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं वो है पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें करीब 12 पेजेस के आसपास हैं, तो इसको हम लोग जल्दी पहले निपटा लेंगे। फिर इसके बाद आईआर है, तो आईआर भी छोटा सा है तो उसको भी जल्दी निपटा लेंगे। देखिए पॉलिटी जो है ऑलरेडी मई तक कवर्ड है और आईआर भी मई तक कवर्ड है, सोशल इश्यूज़ भी मई तक कवर्ड है। तो इन दोनों को सबसे पहले निपटा लेंगे और इकोनॉमी भी आपका मई तक कवर्ड हो गया है तो फिर इसको भी निपटाएंगे। ठीक है, मेन फोकस पहले ये रहेगा, फिर उसके बाद आगे हम लोग धीरे धीरे करके कवर करेंगे। छोटे छोटे वीडियोज़ आएंगे तो इसलिए ज़्यादा चिंता मत करिएगा। तो पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में जो सबसे पहला टॉपिक हमें देखना है वह है इश्यूज़ रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हमें सबसे पहला जो टॉपिक देखना है वह है सब क्लासिफिकेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। अब ये वाला जो टॉपिक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से भी, मेंस पर्सपेक्टिव से भी और इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से भी। क्योंकि मेरे से भी इसे क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा गया था हरियाणा वाले में कि शेड्यूल कास्ट जो है या फिर शेड्यूल ट्राइब जो है ये कहाँ पर मैंशनड है। ठीक है, आपको ये आंसर आता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, नहीं तो फिर मैं आपको इस वीडियो के एंड में ज़रूर बता दूंगा। तो चलिए अब सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर सब ग्रुप में बांटने की बात कही है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को। और ये किस लिए किया है? ताकि यहाँ पे रिजर्वेशन का जो बंटवारा है वो सही तरीके से हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे ये तो कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे जो लिखा है उसका मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको थोड़ा यहाँ पे बैकग्राउंड समझा देता हूँ। देखिए रिजर्वेशन हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को मिला हुआ है। टोटल इन दोनों का अगर रिजर्वेशन आप मिलाइएगा तो 22.5% होता है। अब यह जो 22.5% रिजर्वेशन है ये भी बटा हुआ है डिफरेंट पार्ट्स में। ठीक है, तो यहाँ पे 15% जो रिजर्वेशन है वो शेड्यूल कास्ट को मिल जाता है और 7.5% जो है वो शेड्यूल ट्राइब्स को मिल जाता है। ठीक है, तो इतना बेसिक चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। अब आगे हम लोग यहाँ पे कौन से आर्टिकल्स इन्वॉल्व हैं उसको भी एक एक करके देखते हैं। अब आगे बढ़ने के पहले थोड़ा बेसिक चीज़ें भी जान लेते हैं इन दोनों यहाँ पे कैटेगरीज़ के बारे में। तो शेड्यूल कास्ट जिसको एससीज भी बोला जाता है शॉर्ट में, और शेड्यूल ट्राइब जिनको एसटीज भी बोला जाता है, तो ये ऑफिशियली डेजिग्नेटेड ग्रुप हैं इन इंडिया। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। इसके अलावा अगर आप देखिएगा तो इनको ब्रिटिश रूल के टाइम पर डिप्रेस्ड क्लासेज में काउंट किया जाता था। ठीक है, तो 1935 का हम लोग जानते हैं कि जो आया था इंडियन गवर्नमेंट एक्ट, तो उसके पहले अगर देखेंगे तो इनको डिपेंडेंट कैटेगरी में रखा जाता था और ट्राइब्स को तो ट्राइब्स ही ट्रीट किया जाता था जैसे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब 1935 के बाद से इनको एक लिस्ट में रखा गया और उसके बाद ही जब हम लोग देख सकते हैं कि हमारा इंडिपेंडेंस मिला, तो इंडिपेंडेंस के बाद फिर यहाँ पे कैटेगरीज में बांट दिया गया शेड्यूल कास्ट को और शेड्यूल ट्राइब्स को। और उस टाइम से इनको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी मिला, रिजर्वेशन स्टेटस तो मिल ही गया था, पॉलिटिकल रिजर्वेशन भी मिला और साथ के साथ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन भी इनके लिए होने लगा। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि आर्टिकल 15 और 16 में जनरल प्रिंसिपल यहाँ पे डाला गया हुआ है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का फॉर एससीज एंड एसटीज। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे आगे बढ़ने के पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि यह आखिर न्यूज़ में क्यों आ गया। देखिए रिजर्वेशन जो है यहाँ पे बटा हुआ है, हम लोग मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि 22.5% जो है वो बटा हुआ है। अब क्या हो रहा है कि इन्हीं कैटेगरी के विदिन में भी अगर रिजर्वेशन का डिस्ट्रीब्यूशन आप देखिएगा तो ये बहुत ही ज़्यादा स्क्यूड है। स्क्यूड का मतलब कि कुछ एक जो यहाँ पे कम्युनिटीज़ हैं उनको ही यहाँ पे ज़्यादा फेवरेबल सिनेरियो मिल जा रहा है और जो मतलब जो बेटर सिचुएशन में है वही रिजर्वेशन को अवेल कर ले रहे हैं, और जो यहाँ पे थोड़े वर्स्ट सिचुएशन में है इन कंपेरिजन टू अदर्स तो वो अवेल नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इस कारण से ही यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया कि अब ज़रूरत है कि इन दोनों कास्ट दैट इज़ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के बीच में यहाँ पे इसके अंतर्गत भी सब ग्रुपिंग बनाना ज़रूरी है। सब ग्रुपिंग से क्या होगा, तो यहाँ पे ईजिली इंश्योर किया जा पाएगा कि किसको रिजर्वेशन बहुत ज़्यादा मिल रहा है, किसको कम मिल पा रहा है। तो इस कारण से इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो पाएगा रिजर्वेशन का। तो मेन पर्सपेक्टिव यहाँ पे यही हो गया। तो अब इस रूलिंग में एक्स्ट्रा चीज़ें क्या कही गई हैं इसको देख लेते हैं। पहली चीज़ तो आपको ये पता होना चाहिए कि यह कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जजमेंट आया है। ठीक है, तो इसमें 5 जजेस का बेंच है, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। इसका मैं आपको रेफरेंस बाद में बताऊंगा क्यों इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने क्या रूलिंग दी है, तो इन्होंने रूलिंग दी है कि एससीज और एसटीज जो कि सेंट्रल लिस्ट में हैं उनके बीच में सब क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। अब यह सब क्लासिफिकेशन क्यों होगा, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, जिससे प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जा सके कुछ एक यहाँ पे शेड्यूल कास्ट के मतलब कम्युनिटी को। ठीक है, तो इसके अंतर्गत कुछ एक कास्ट
कास्ट हैं जिनको दिया जा सकता है प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट, और मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि स्क्यूड रिप्रेजेंटेशन है, तो इस कारण से इसको इक्वालिटी मेंटेन करने के लिए ही यहाँ पे सब कैटेगराइजेशन करने की बात कही जा रही है। अब यहाँ पे 2005 के टाइम पे देखिए, 2005 के टाइम पे एक यहाँ पे केस चला है, दैट इज़ ईवी चिन्नैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड अदर्स। अब इसके अंतर्गत भी यहाँ पे देख सकते हैं कि 5 जजेस की रूलिंग आई, और 5 जजेस की रूलिंग में क्या बोला गया, तो यहाँ पे बोला गया कि यहाँ पे एससी के अंतर्गत, दैट इज़ शेड्यूल कास्ट के अंतर्गत, यहाँ पे जो भी इंक्लूजन होगा या फिर एक्सक्लूजन होगा, इसका जो पावर है नोटिफाई करने का, यह सिर्फ प्रेसिडेंट के पास है। तो ये आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है, सिर्फ प्रेसिडेंट के पास है यहाँ पे। पर यहाँ हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं इसके अंदर क्या बोला गया हुआ है कि एससीज और एसटीज़ के जो सेंट्रल लिस्ट में यहाँ पे स्टेट्स जो हैं वो सब कैटेगराइजेशन कर सकते हैं। तो ये भी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ 2005 वाला जो रूलिंग है उसमें बोला यही गया कि यहाँ अगर इंक्लूजन करना है या फिर एक्सक्लूजन करना है किन्हीं कास्ट को शेड्यूल कास्ट में, तो उस केस में प्रेसिडेंट को ही पावर है, वही नोटिफाई कर सकते हैं, और स्टेट के पास यहाँ पे इस लिस्ट से छेड़खानी करने का कोई भी पावर नहीं है। तो ये वाला पॉइंट एकदम बिल्कुल से ध्यान में रखिएगा कि सिर्फ प्रेसिडेंट के पास पावर है और स्टेट के पास पावर नहीं है, ठीक है, छेड़खानी करने का पावर नहीं है, ये याद रखिएगा, ठीक है। पर यहाँ जो एससी का जो जजमेंट आया हुआ है 5 जजेस का, यह बेसिकली यहाँ पे टिंकर नहीं कर रहे हैं बल्कि सब कैटेगराइजेशन कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ ऊपर नीचे कर रहे हैं, सिर्फ प्रेफरेंस डिसाइड कर रहे हैं, प्रायोरिटी डिसाइड कर रहे हैं, इसमें छेड़खानी कुछ नहीं कर रहे हैं, मतलब लिस्ट में ना ही इंक्लूजन और ना ही एक्सक्लूजन कर रहे हैं, सिर्फ लिस्ट में प्रायोरिटी डिसाइड कर रहे हैं। तो इस कारण से ये वाला जो यहाँ पे स्टेप लिया जा रहा है ये अलाउड है, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ जो इसी के अंतर्गत जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है कि यह जो सेंट्रल लिस्ट है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स का, यह इसका जो नोटिफिकेशन है ये प्रेसिडेंट किस आर्टिकल के अंतर्गत करता है। तो प्रेजेंस पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यह आर्टिकल 341 और आर्टिकल 343 के थ्रू किया जा सकता है। तो 341 के थ्रू यहाँ पे शेड्यूल कास्ट के लिए किया जा सकता है और 342 के अंतर्गत शेड्यूल ट्राइब्स के लिए किया जा सकता है। तो ये ध्यान में रखना होगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अब जैसा कि मैंने आपको अभी ऑलरेडी बता दिया कि ये जो रिसेंट का जजमेंट है, रिसेंट के जजमेंट में स्टेट को यहाँ पे टिंकर करने का तो पावर ऑब्वियसली नहीं दिया गया है, बट हाँ सब क्लासिफिकेशन का पावर दिया है इस सेंट्रल लिस्ट में। और यहाँ पे सब क्लासिफिकेशन को इन्होंने कहा है साफ साफ कि इसका मतलब ये नहीं होता कि टिंकरिंग किया जा रहा है, ठीक है। स्टेट खाली क्या करेगी, तो स्टेट यहाँ पे प्रायोरिटी डिसाइड करेगी या फिर प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देगी यहाँ पे वीकेस्ट को, जिससे यहाँ पे जो मतलब स्क्यूड रिप्रेजेंटेशन है वो स्क्यूड रिप्रेजेंटेशन इक्वल रिप्रेजेंटेशन में चेंज हो जाए, ठीक है। और यहाँ पे डेटा ऑब्वियसली स्टैटिकल डेटा को इस्तेमाल करके ही यहाँ पे प्रायोरिटी डिसाइड किया जाएगा या फिर प्रेफरेंस डिसाइड किया जाएगा। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2005 वाला जो जजमेंट था वो भी 5 जजेस का बेंच था, प्रेजेंट वाला जो जजमेंट है वो भी 5 जजेस का ही बेंच था। तो चूंकि ये इक्वल स्ट्रेंथ के बेंच के थ्रू हो रहा है जजमेंट, तो इस कारण से यहाँ पे प्रीवियस डिसीजन को यहाँ पे ओवर रूल नहीं किया जा सकता और इसलिए इसको जो है रेफर किया गया है लार्जर बेंच को। अब आगे लार्जर बेंच होगा, मतलब 7 जजेस का बेंच अगर बैठेगा तो उस केस में ही फिर यहाँ पे सॉल्यूशन निकल पाएगा एकदम परमानेंट वाला इसका, ठीक है। तो पर प्रेजेंट टाइम के लिए जो यहाँ पे बताया गया है वो सब कैटेगराइजेशन जो अलाउ किया गया है वो ऑब्वियसली हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब इस टॉपिक में आखिरी पॉइंट जो है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि कोर्ट ने ये भी बोला है कि यहाँ जो रिजर्वेशन वीकर सेक्शंस को दिया जा रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने यहाँ पे इटर्निटी के हिसाब से इसको सोच लिया था, ठीक है। यही मतलब यहाँ बोलने का है कि इट वाज नॉट कंटेम्पलेटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स इन परपेचुइटी। कहने का ये मतलब हुआ कि यहाँ पे अनंत काल तक के लिए इसको नहीं सोचा गया था कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के द्वारा कि इसको अनंत काल तक हमें इंप्लीमेंट करके रखना है, ठीक है। पहली चीज़ तो ये हो गई। और इस कारण से ही यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल गोल है कि हमें ट्रांसफॉर्मेशन लाना है, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये ऑब्वियसली जो प्रेजेंट टाइम पे जो भी यहाँ पे चेंजेस आ चुके हैं सोसाइटी में और जो भी सोशल रियलिटीज़ चेंज हो रही हैं धीरे धीरे, तो इसको ध्यान में रखकर हमें चेंजेस को लाना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पे एक तरीके से ये जो स्टेटमेंट बोला गया है इसका यही मतलब है कि यहाँ सब कैटेगराइजेशन जो है ये सही चीज़ है। इससे ऑब्वियसली सोशल ट्रांसफॉर्मेशन में एक अच्छा खासा एकरूपता आएगा और यहाँ पे वही है कि कोई पर्टिकुलर यहाँ पे ग्रुप को यहाँ पे सिर्फ बेनिफिट नहीं मिलेगा, रादर यहाँ पे पूरी कम्युनिटी को बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ पे सोशल ट्रांसफॉर्मेशन की बात कही जा रही है, स्क्यूड ट्रांसफॉर्मेशन की बात नहीं कही जा रही। तो इस वाले स्टेटमेंट का यही मतलब है और मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो पहला टॉपिक तो हमारा ये हो गया। अब दूसरा टॉपिक हम लोग देखते हैं। दूसरा टॉपिक है हमारा सब कैटेगराइजेशन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने ऊपर देखा कि किस तरीके से सब ग्रुपिंग किया जा रहा है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के बीच में। अब आ जाती है बात सब कैटेगराइजेशन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस में, और ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स में ऑलरेडी ये इंप्लीमेंटेड है पर सेंट्रल लेवल पर अभी तक ये नहीं हो पाया है।
तो अब देखते हैं कि यह टॉपिक न्यूज़ में क्यों था। तो यह टॉपिक इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि यूनियन कैबिनेट ने यहाँ पे एक कमीशन ऑलरेडी से पहले बनी हुई थी जिसका काम था सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी कराना। ठीक है, तो यह जो कमेटी है ये हम लोग जानते हैं 4 मेंबर कमेटी, बहुत सारे लोग पढ़ भी चुके होंगे, 2017 में बनाया गया था। जी रोहिणी इसके हेड हैं। ठीक है, तो यह इसी कमीशन का यहाँ पे जो डेट है ये बेसिकली जून में ख़त्म हो रहा था। इस कमीशन का जो पीरियड है तो इसको 6 महीने का एक्सटेंशन दिया गया है। तो यही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। तो जैसा कि मैं आपको अभी बता रहा था कि यूनियन कैबिनेट जिसको चेयर करते हैं प्राइम मिनिस्टर, तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक्सटेंशन एक तरीके से दे दिया है इस कमीशन को, जो कि ओबीसी के अंतर्गत जो सब कैटेगराइजेशन है करने वाली उसको। ठीक है, और ये जो है एक्सटेंशन 6 महीने का दिया गया हुआ है और ये देख सकते हैं अब 31/1/2021 तक यह फंक्शन करेगा और जो सब कैटेगराइजेशन करना है ओबीसी के अंतर्गत उसको करने का काम करेगा। तो ये तो हो गया बेसिकली आपका कॉन्टेक्स्ट। अब आ जाते हैं यहाँ पे, अभी हमें समझना पड़ेगा कि अदर बैकवर्ड क्लासेस कौन होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ओबीसी बेसिकली एक कलेक्टिव टर्म है जिसके अंतर्गत गवर्नमेंट जो है यह डिफरेंट कास्ट को क्लासीफाई कर सकती है और यह कास्ट को किस बेसिस पे क्लासीफाई करेगी, तो वो चेक करती है कि वह कास्ट एजुकेशनली और सोशली डिसएडवांटेज्ड है या नहीं है। ठीक है, तो यही टर्म मेंशन किया हुआ है, इसी को आपको ध्यान में रखना है कि अगर कोई कास्ट एजुकेशनली और सोशली डिसएडवांटेज है तो गवर्नमेंट उसको क्लासीफाई कर सकती है एज अ कास्ट इन ओबीसी। ठीक है, दैट इज अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो ये 2 पॉइंट के बेसिस पे ही हो रहा है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब यह जो ओबीसी का ग्रुपिंग आप देख रहे हैं ये इसको बोला जाता है कि वास्टली हेट्रोजीनियस ग्रुप है। वास्टली हेट्रोजीनियस का मतलब होता है कि इसके अंतर्गत कई तरह के ग्रुप्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। ठीक है, दैट इज़ इसके अंतर्गत वेरियस जातीज मिल जाएंगे, वेरियस सब कास्ट आपको मिल जाएंगे। और ऐसा भी नहीं है यहाँ पे सिर्फ आपको एक मतलब कास्ट के बीच में यहाँ पे डिफरेंसेस नहीं दिखेगा, सिर्फ यहाँ पे आपको उनका सोसाइटल जो स्टेटस है और इकोनॉमिक स्टेटस है उसके बेसिस पे भी आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन दिख जाएगा। जैसे कुछ एक यहाँ पे आपको कास्ट या फिर सब कास्ट आपको दिखेंगे जो बहुत ज़्यादा अमीर हैं, कुछ एक सब कास्ट आपको दिखेंगे जो बहुत ज़्यादा गरीब हैं। तो इस कारण से यहाँ पे इसको हेट्रोजीनियस ग्रुप भी कहा गया है। अब हेट्रोजीनियस का मतलब आपको पता होना चाहिए डिफरेंट या फिर अनलाइक आप इसको बोल सकते हो। तो इसी चीज़ को यहाँ पे इन्होंने मेंशन करके बताया है कि यहाँ पे आपको कई सारे यहाँ पे सबकास्ट मिल जाएंगे ओबीसी के अंतर्गत जो कि लैंड ओनिंग कम्युनिटीज़ हैं नॉर्दर्न इंडिया में भी और सदर्न इंडिया में भी। पर इसके साथ साथ आपको कुछ एक यहाँ पे सबकास्ट ऐसे भी मिल जाएंगे जो बहुत ज़्यादा पुअर हैं और यहाँ पे सोसाइटी में वह सब्सिस्टेंस लेवल के बेसिस पर रह रहे हैं। तो अब हम लोगों ने समझ लिया कि ओबीसी कैटेगरी में कौन लोग आते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं वापस से अपने कॉन्टेक्स्ट या फिर अपनी न्यूज़ पे। तो जैसा मैंने आपको स्टार्ट में ही समझा दिया था कि यूनियन गवर्नमेंट ने 2017 में एक 4 मेंबर कमीशन बनाया था जिसके हेड हैं जस्टिस जी रोहिणी जी। ठीक है, और यहाँ पे इनको बोला गया कि आर्टिकल 340 को पर्सपेक्टिव में रख कर यहाँ पे बेसिकली इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स करने की बात कही जा रही है ओबीसी के अंतर्गत। ठीक है, तो जैसे हम लोगों ने पहले वाले टॉपिक में देखा कि वहाँ पे भी स्क्यूड रिजर्वेशन का यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन चल रहा था, तो उसी तरीके से ओबीसी कम्युनिटी के अंतर्गत भी यहाँ पे स्क्यूड रिजर्वेशन का रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। ठीक है, कुछ एक यहाँ पे सब कास्ट हैं जो कि फ़ायदा ज़्यादा उनको मिल रहा है और कुछ एक कास्ट को कम फ़ायदा मिल रहा है। ठीक है, स्पेशली पुअर सेक्शंस के जो लोग हैं उनको नहीं मिल पा रहा फ़ायदा। ठीक है, तो इस कारण से ही यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट ने यहाँ पे इसको बनाया, इस कमीशन को बनाया और इसी कमीशन को 6 महीने की एक्सटेंशन दी गई है। और ये जो फाइनल अब इनका डेट हो गया है 31/1/2021 तक, तब तक इनको रिपोर्ट सबमिट करना है इस चीज़ से रिगार्डिंग। ठीक है, अब आ जाते हैं 340 आर्टिकल को आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, सॉरी, तो 340 जैसे हम लोगों ने यहाँ पे 341 और 342 देखा था। 341 यहाँ पे देख सकते हैं शेड्यूल कास्ट के लिए था और 342 जो है वो शेड्यूल ट्राइब्स के लिए था। उसी तरीके से 340 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल है यह बेसिकली ओबीसी से रिलेटेड है और यहाँ पे एक तरीके से यह कंडीशन ले डाउन करता है जिससे हम लोग कमीशन को अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, और यह कमीशन क्या करेगा, तो यहाँ पे यह बैकवर्ड क्लासेस का यहाँ जो कंडीशन है उसको इन्वेस्टिगेट करने का काम करेगा, उसके कंडीशंस को चेक करने का काम करेगा और उसके बेसिस पर यह जो है फिर रिपोर्ट करता है प्रेसिडेंट को सीधा। ठीक है, तो अब इसका मैं आपको एक बारी दिखा देता हूँ जो बेयर एक्ट है वो, ताकि आपको याद रहे हमेशा के लिए। ठीक है, तो ये रहा आपके पास बेयर एक्ट 340 देख सकते हैं आर्टिकल और इसी के अंतर्गत बताया जा रहा है कि किस तरीके से प्रेसिडेंट जो है एक कमीशन को अपॉइंट कर सकते हैं और इसमें वैसे लोगों को डाला जा सकता है जो कि यहाँ पे कंडीशंस को चेक कर सकते हैं बैकवर्ड क्लासेस का कि उनका सोशली और एजुकेशनली रिप्रेजेंटेशन कैसा है, उनका कंडीशन कैसा है और यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं उसको एक तरीके से इन्वेस्टिगेट करने के बाद यहाँ पे जो भी उनका रिपोर्ट आएगा उस रिपोर्ट को फिर ये प्रेसिडेंट को सबमिट करते हैं। ठीक है, और फिर प्रेसिडेंट का काम क्या होता है, तो प्रेसिडेंट क्या करेंगे, इसी रिपोर्ट का एक कॉपी जो है वो बेसिकली यहाँ पे ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट में डालते हैं जिससे उसके ऊपर में डिस्कशन हो सके और फिर यहाँ पे पार्लियामेंट जो है यहाँ पे अगर ज़रूरत पड़ती है तो लॉज बना सके। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। बेयर एक्ट में भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कुछ लिखा है पर बेसिक चीज़ें जो मैंने आपको बता दी उतना ही आपको ध्यान में रखना है।
तो ये याद रखिएगा कि यहाँ पे एक्सटेंशन जो है ये यूनियन कैबिनेट के द्वारा दिया गया है, पर आर्टिकल 340 में यहाँ पे कमीशन बनाने का काम जो है ये ऑब्वियसली प्रेसिडेंट के पास है और रिपोर्ट भी प्रेसिडेंट के पास ही जाएगा। और प्रेसिडेंट फिर क्या करेंगे, प्रेसिडेंट यहाँ पे फिर ईच हाउस में डालेंगे जो रिपोर्ट की कॉपी है और फिर उसके ऊपर जो भी यहाँ पे फाइंडिंग्स होगा उसका डिस्कशन चलता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे मैंडेट क्या है इस कमीशन का, दैट इज़ इस कमीशन का एम क्या है, तो ये हम लोगों ने ऑलरेडी अभी देख लिया कि यहाँ पे स्क्यूड रिप्रेजेंटेशन है रिजर्वेशन में, तो इस कारण से इसको इक्विटेबल यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन करने की बात कही जा रही है। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ जो एक्सटेंट है 27% ऑफ रिजर्वेशन जो ओबीसीज को मिला हुआ है, तो इसका इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन एक बार उसको चेक किया जाएगा कि कितना ज़्यादा यहाँ पे स्क्यूडनेस है इस रिजर्वेशन में। और यह जो 27% रिजर्वेशन है हम लोग जानते हैं कि यह जॉब्स में भी मिला हुआ है और एजुकेशन में भी मिला हुआ है। ठीक है, तो ऑलरेडी यहाँ पे एक सेंट्रल लिस्ट ओबीसी का एग्जिस्ट करता है, इसके अंतर्गत यहाँ पे इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन चेक करने की बात करी जा रही है रिगार्डिंग रिजर्वेशन, और इस रिजर्वेशन में जॉब भी आ जाता है और एजुकेशन भी आ जाता है। तो पहले तो यहाँ पे इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन को ये चेक करेंगे और यहाँ पे इस इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन को चेक करने के बाद यहाँ पे एक मैकेनिज्म इनके द्वारा, इस कमीशन के द्वारा फ्रेम किया जाएगा, क्राइटेरिया और नॉर्म्स और पैरामीटर्स डिसाइड किया जाएगा, जिसके बेसिस पर यहाँ पे सब कैटेगराइजेशन ओबीसी के अंतर्गत किया जा सके और इसको साइंटिफिक अप्रोच को इस्तेमाल करके ही करने की बात कही गई है। ठीक है, तो इतना ही आपको ध्यान में रखना है, मैंडेट सिर्फ इतना सा ही है। तो अब हम लोग थोड़ा यहाँ पे बैकग्राउंड भी देख लेते हैं ओबीसी से रिलेटेड, जो कि मंडल कमीशन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है जब भी ओबीसी की बात आती है। ठीक है, तो मंडल कमीशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ आपको पता होना चाहिए कि इनको रिजर्वेशन, इस कैटेगरी को रिजर्वेशन कब मिला है। तो ओबीसी कैटेगरी को रिजर्वेशन जो है ये 90s में यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस किया गया था कि यहाँ अदर बैकवर्ड क्लासेज को यहाँ 27% रिजर्वेशन जो है वो जॉब्स में मिलेगा इन सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज और पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। और यह जो रिजर्वेशन है यह बेसिकली अंडर आर्टिकल 16(4) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत दिया जा रहा है। ठीक है, अब आर्टिकल 16 किस चीज़ से रिलेटेड है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, आर्टिकल 15 भी बताइए और आर्टिकल 16 भी बताइए। ठीक है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में ही हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को भी रिजर्वेशन मिला है। ठीक है, अब ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू मिला है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए इनके बारे में। तो इस कारण से रिजर्वेशन काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में बनी हुई थी और इस कारण से आर्टिकल 15 और 16 में जो चेंजेस किए गए हैं वो भी ज़्यादा न्यूज़ में था। तो इस कारण से आपको आर्टिकल 15 और 16 पता होना चाहिए। ठीक है, तो मंडल कमीशन के थ्रू क्या हो गया, यहाँ पे 1990s में यहाँ पे 27% रिजर्वेशन अदर बैकवर्ड क्लासेस को सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज और पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में दे दिया गया। अब यह जो डिसीजन बेसिकली 1990s में जो लिया गया है, यह एक रिपोर्ट यहाँ पे सबमिट करी गई थी मंडल कमीशन के द्वारा, और यह जो मंडल कमीशन रिपोर्ट है 90s-80s में बन गई थी। ठीक है, क्योंकि मंडल कमीशन को सेटअप 1970s में किया गया था और इसके चेयरमैन कौन थे, तो बीपी मंडल थे, इनके नाम पे ही यह कमीशन है। ठीक है, अब इसका मैंडेट क्या था, तो इसका भी मैंडेट बेसिकली या फिर इसका एम आप कह सकते हो कि यहाँ पे जो भी कास्ट यहाँ पे इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं उनके बीच में आइडेंटिफाई करना कि कौन से कास्ट जो हैं बैकवर्ड क्लासेस जो कि सोशली और एजुकेशनली यहाँ पे एक तरीके से पिछड़े हुए हैं। ठीक है, और मेन मैंडेट यहाँ पे यही था कि यहाँ आइडेंटिफिकेशन का फ़ायदा ये होता है जिससे जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है उसको एड्रेस किया जा सके, उसको एक तरीके से ख़त्म किया जा सके। तो यही मेन मोटिव था और यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन बेसिकली सोशली और एजुकेशनली बेसिस पर करना था। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। अब यह जो रिकमेंडेशन था ओबीसी रिजर्वेशन का सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में, इसको इम्प्लीमेंट किया गया 1992 में। ठीक है, पर यहाँ पर जो एजुकेशन का कोटा है जो कि यहाँ पर हम लोग जानते हैं यूनिवर्सिटीज़ में IITs IIMs वगैरह में मिला, तो यह जो है केम इनटू फोर्स आया 2006 में। जॉब्स में तो पहले मिल गया था पर यहाँ पे इंस्टीट्यूशन में जो कोटा है वो बेसिकली 2006 में आया था। ठीक है, और ये कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आया, तो आर्टिकल 15(4) के अंतर्गत आया। तो इसलिए मैंने आपको बोला कि आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 आपको पता होना चाहिए, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अब इस रूलिंग के बाद में क्या हुआ, यहाँ पे इसका जो रिजर्वेशन का इम्प्लीमेंटेशन हुआ, इसके बाद हम लोग जानते हैं कि एक फेमस इंदिरा सोनी केस भी चला था काफ़ी समय तक। ठीक है, और उसके अंतर्गत जो केसेस में जो भी छोटे छोटे पॉइंट्स से मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि देखिए यहाँ पे पहली चीज़ तो यहाँ पे क्लेम किया गया था कि 27% रिजर्वेशन दिया जा रहा है। यह बोला जा रहा था कि यहाँ पे जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेज, सॉरी यहाँ पे इकोनॉमिकली वीकर क्लासेज हैं उनको भी यहाँ पे एक तरीके से देना चाहिए, मतलब जो फॉरवर्ड क्लासेज हैं उनको भी यहाँ पे रिजर्वेशन देने की बात कही गई थी। ठीक है, तो उस टाइम पे बात चली थी और देने की बात भी हो रही थी, पर वही है कि फिर इसको रोक लिया गया था। और फिर इंदिरा सोनी जजमेंट के कारण ही यहाँ पे जो कैप लगा हुआ है 50% का, हम लोग जानते हैं कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता, वो भी इसी जजमेंट का किया हुआ है। ठीक है, अब इसी के अंतर्गत बेसिकली यहाँ पे देखा गया कि मंडल कमीशन के अंतर्गत जो भी यहाँ पे रिकमेंडेशंस दिए गए हैं तो उसके बेनिफिट्स जो हैं वो मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटीज़ को ही पर्कुलेट करे। तो इस कारण से एक क्रीमी लेयर का भी क्राइटेरिया यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था और यह इंदिरा सोनी जजमेंट 1992 के द्वारा ही किया गया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के
के द्वारा किया गया था ये। तो ये क्रीमी लेयर का भी क्राइटेरिया आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो क्रीमी लेयर का क्राइटेरिया कैसे बना, तो यहाँ देख सकते हैं अगर कोई भी हाउस होल्ड जो है उनका अगर एनुअल इनकम 8 लाख या उससे ऊपर है तो फिर उनको यहाँ पे क्रीमी लेयर के अंतर्गत माना जाएगा, ओबीसी के अंतर्गत, ठीक है। और यहाँ पे क्रीमी लेयर में अगर आप आ जाते हैं तो फिर आप रिजर्वेशन के लिए ओबीसी होने के बाद भी आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो यही पॉइंट यहाँ पे कहने की मतलब है। देखिए ये वाला पॉइंट जो है ये आपको ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा डिटेल में पता है, तो इसलिए मैं आपको ज़्यादा यहाँ पे एक्सप्लेन करके नहीं बता रहा हूँ। इंदिरा सोनी जजमेंट के बारे में भी आप लोगों ने सुना ही होगा, तो इसलिए आपको मेरे ख्याल से आइडिया होगा। हम लोगों को प्रिंस पर्सपेक्टिव से सिर्फ जितना ध्यान में रखना है उतना ही हम लोग अभी इन्फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं। तो हमारा मंडल कमीशन वाला टॉपिक हो गया। अब यहाँ पे जो आइडिया है सब कैटेगराइजेशन का, ऐसा नहीं है कि यह पहली बारी आया है हमारी सरकार को, इसके पहले भी बहुत बारी आइडिया आ चुका है सब कैटेगराइजेशन का, ठीक है। तो जो सबसे पहला फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन रिपोर्ट अगर आप देखिएगा 1955 का, तो इसमें भी यहाँ पे प्रपोजल आया था कि ओबीसीज को यहाँ पे सब कैटेगराइज करने की ज़रूरत है। और 1955 के प्रपोजल में यहाँ पे ओबीसी को 2 कैटेगरीज में बांटने की बात कही गई थी, एक होगा बैकवर्ड और दूसरा होगा एक्सट्रीमली बैकवर्ड कम्युनिटीज़, ठीक है। तो ये पहला देख रहे हैं 1955 में ही भी हुआ था, ठीक है। अभी तक इसका इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाया है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब यहाँ पे मंडल कमीशन रिपोर्ट जो आया 1979 वाला, जिसको 1980 में यहाँ पे दिया गया, तो इसके अंतर्गत एक डिसेंट नोट देखा गया था वन ऑफ द मेंबर ऑफ द कमीशन के द्वारा, और ये मेंबर का नाम था एल आर नायक। अब एल आर नायक बेसिकली इन्होंने क्या प्रपोज किया था, तो इन्होंने सब कैटेगराइजेशन प्रपोज किया था, और यहाँ पे इन्होंने बोला था कि ओबीसीज को यहाँ पे 2 कैटेगरी में बांट देना चाहिए, एक होगा इंटरमीडिएट बैकवर्ड क्लासेस और दूसरा होगा डिप्रेस्ड बैकवर्ड क्लासेस। तो 2 कैटेगरी में ही बांटने की बात चल रही है। तो अभी हम लोग 1980 तक पहुँच गए। अब 2015 में क्या हुआ, तो 2015 में एनसीबीसी के द्वारा यहाँ पे एक प्रपोजल दिया गया। अब एनसीबीसी क्या है, तो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस ये है, ठीक है। इसके बारे में भी डिटेल यहाँ दिया हुआ है विजन के डॉक्यूमेंट में, तो उसको हम लोग वहीं से देख लेंगे। तो एनसीबीसी के द्वारा 2015 में यह प्रपोजल दिया गया कि यहाँ पे ओबीसीज को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। 3 कैटेगरीज कौन सी होंगी, तो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस, मोर बैकवर्ड क्लासेस और बैकवर्ड क्लासेस, इन 3 कैटेगरीज में डिवाइड करने की बात कही गई थी। तो अब एक एक कैटेगरी को हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। तो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस, जिसको ईबीसी ग्रुप ए भी बोला जाता है, तो इसके अंतर्गत वो सारे ग्रुप्स आ जाएंगे जो कि सोशल, एजुकेशनल और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस को फेस कर रहे हैं विद इन ओबीसीज, ठीक है। और इसके अंतर्गत कौन से लोग आएंगे, तो इसमें अब ओरिजिनल ट्राइब्स आ जाएंगे, नोमैडिक और सेमी नोमैडिक ट्राइब्स आ जाएंगे। अब एबओरिजिनल ट्राइब्स कौन होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो एबओरिजिनल ट्राइब्स उन सारे ट्राइब्स को बोला जाता है जो कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया के फर्स्ट इनहेबिटेंट्स हों, ठीक है, उन्हीं को एबओरिजिनल ट्राइब्स बोला जाता है। नोमैडिक का मतलब आप जानते होंगे कि जो कि एक जगह से दूसरी जगह भ्रमण करते हों, तो उनको नोमैडिक बोला जाता है। और सेमी नोमैडिक वही हो गया कि ये मतलब ज़्यादा मतलब नोमैडिक की तरह जितना यह भ्रमण नहीं करते हैं। तो इस वाले कैटेगरी में उन्हीं को रखने की बात कही गई थी जो कि अपने ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन को ही कैरी ऑन करते आए हैं और उसी को फॉलो करते आए हैं। और यहाँ पे जो जिस एरिया में वो मतलब फर्स्ट इनहेबिटेंट थे तभी से वो रहते आए हैं, तो उन्हीं को यहाँ पे एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास में कैटेगरी में बांटने की बात कही गई, ठीक है। तो ये हो गया पहला डिवीजन। दूसरा डिवीजन यहाँ पे मोर बैकवर्ड क्लासेस क्या है, दैट इज एमबीसी, जिसको ग्रुप बी भी बोला गया हुआ है। तो इसके अंतर्गत वोकेशनल ग्रुप्स आ जाएंगे जो कि अपना ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन को कैरी आउट करते हैं। तो वोकेशनल ग्रुप्स का मतलब क्या हुआ, तो वोकेशनल में वो सारे लोग आ जाते हैं, वो सारे ग्रुप्स आ जाते हैं जो कि किसी ट्रेडिशनल प्रोफेशन या फिर ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन के कारण एक साथ रह रहे हों, ठीक है। और इनके अंदर भी बोला गया है कि ये भी अपने ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन को कैरी आउट कर रहे होंगे। तो ये हो गया आपका मोर बैकवर्ड क्लासेस। और इसके बाद आ जाते हैं बैकवर्ड क्लासेस, जिसको बीसी ग्रुप सी भी बोला गया हुआ है। तो इसके अंतर्गत यहाँ पे कंपैरेटिवली यहाँ पे जो ज़्यादा फॉरवर्ड क्लासेस है उसको इनमें इंक्लूड किया जाएगा। तो ये 3 डिवीजन को आपको ध्यान में रखना है अभी, क्यों मैं आपको बताता हूँ। तो ये जो 3 आपको सब कैटेगराइजेशन दिख रहे हैं जो कि एनसीबीसी के द्वारा ही रिकमेंड किया गया हुआ है, ये 11 स्टेट में ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। और ये जो इम्प्लीमेंटेशन है या फिर ये जो सब कैटेगराइजेशन है या स्टेट गवर्नमेंट ओन्ड इंस्टीट्यूशंस में भी इंप्लीमेंटेड है, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो ये कौन से 11 स्टेट्स हैं इसको भी पढ़ लेते हैं। तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुडुचेरी, कर्नाटका, हरियाणा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान और तमिलनाडु, ठीक है। इन सारे स्टेट्स में यह इंप्लीमेंटेड है, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। अब आ जाते हैं नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, जिसको देख लेते हैं एनसीबीसी के बारे में, जिसके ऊपर में ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। तो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ये याद रखिएगा, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑलरेडी मिल चुका है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो देखिए अब एनसीबीसी के पहले क्या होता था कि यहाँ पे आर्टिकल 338 हुआ करता था,
और आर्टिकल 338 जो है ये नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये पहले यही हुआ करता था, यही कमीशन जो है यहाँ पे NCSC जो है बेसिकली OBC से रिलेटेड जितने भी ग्रीवांसेस हुआ करते थे उसको एड्रेस करने का काम करता था, ठीक है। पर एट प्रेजेंट क्या है, तो एट प्रेजेंट यहाँ पे NCBC आ चुका है, ठीक है। इसको ऑलरेडी सेटअप किया गया है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एक्ट 1993 में, ठीक है। और ये आर्टिकल 33B ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब इसके थ्रू NCBC के थ्रू ही यहाँ पे कोई भी अगर रिकमेंडेशन होता है OBC लिस्ट में किस कास्ट को इंक्लूड करना है और किस कास्ट को एक्सक्लूड करना है तो यह किया जाता है, ठीक है। साथ के साथ यहाँ जो लेवल ऑफ इनकम है कि क्रीमी लेयर का जो कट ऑफ है दैट इज अभी हम लोग देख रहे हैं प्रेजेंट टाइम पे 8 लाख रुपीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो लेवल ऑफ इनकम का कट ऑफ है ये भी डिसाइड किया जाता है NCBC के द्वारा ही, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो यहाँ पे आर्टिकल का ध्यान में रखिएगा, आर्टिकल 33B का ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और साथ के साथ एक्ट का ध्यान में रखिएगा और इसके जो फंक्शंस हैं वो ध्यान में रखिएगा कि इट कैन रिकमेंड इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन ऑफ कास्ट, ठीक है, फ्रॉम द OBC लिस्ट। और साथ के साथ यहाँ जो क्रीमी लेयर का कट ऑफ लेवल इनकम है उसको भी डिसाइड करने का काम ये करता है। अब 123 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, ठीक है, 123rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, जिसको बाद में यहाँ पे एक्ट का रूप दिया गया और जब एक्ट का रूप ये हो गया तो 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हो गया। अब बिल और एक्ट के बीच में डिफरेंस होता है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए क्योंकि ये पता होना चाहिए आप लोगों को और मैक्सिमम लोगों को आइडिया होगा। तो जिनको पता है आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। तो ये जो 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है इसने यहाँ पे NCBC को एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया और यहाँ पे इसको पावर मिल गया अकिन टू दैट इज सिमिलर टू कमीशन ऑफ सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है। SCBC के जैसे यहाँ पे इसको पावर मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी फंक्शंस यहाँ पे NCSC के द्वारा परफॉर्म किया जाता था इसको अब यहाँ पे न्यू पैनल को ट्रांसफ़र कर दिया गया, मतलब NCBC को ट्रांसफ़र कर दिया गया, ठीक है। अब इसके बाद यह जो अमेंडमेंट है इस अमेंडमेंट के कारण कुछ एक चेंजेस और करने पड़े। तो यहाँ पे कौन से आर्टिकल्स में चेंजेस हुए, तो आर्टिकल 342A और आर्टिकल 366 में भी चेंजेस करने पड़े। तो इस कारण से आपको 342A और 366 भी पता होना चाहिए। बहुत सारे आर्टिकल्स हैं तो ये प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सारे आर्टिकल्स क्योंकि न्यूज़ में बने हुए हैं। तो आर्टिकल 342A जो है ये बेसिकली सेंट्रल लिस्ट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस का यहाँ पे डिफाइन करने का काम करता है। मतलब आप कह सकते हैं कि जो यहाँ पे कास्ट जो है जो कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस है उनका अगर सेंट्रल लिस्ट देखिएगा तो वो आर्टिकल 342A में मेंशन्ड है, ठीक है। और दूसरा आर्टिकल 366 में क्या है, तो यहाँ पे जितने भी डेफिनेशंस हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे स्पेसिफाई की हुई हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। इसमें भी डेफिनेशन में कुछ एक चेंजेस हुए हैं तो इस कारण से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोनों आपको आर्टिकल्स ध्यान में रहना चाहिए। अब इस बिल के अंतर्गत क्या मेंशन किया गया या फिर इस एक्ट के अंतर्गत क्या मेंशन किया गया, तो यहाँ पे NCBC का यहाँ पे स्ट्रक्चर एक तरीके से बताया हुआ है कि इसके अंतर्गत 5 मेंबर्स रहेंगे और ये पाँचों मेंबर का जो अपॉइंट करने का पावर है वो बेसिकली प्रेसिडेंट के पास रहेगा। तो ये याद रखिएगा कि NCBC में 5 मेंबर्स हैं और इसमें अपॉइंटमेंट जो पावर है वो प्रेसिडेंट के पास है। अब साथ के साथ इन पांचों मेंबर्स का जो टेन्योर है और जो कंडीशन ऑफ सर्विस है इसको भी डिसाइड करने का काम प्रेसिडेंट के द्वारा ही किया जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि प्रेसिडेंट यहाँ पे सभी सर्वा हैं, ठीक है। अब यहाँ पे NCBC का जो फंक्शंस है, की फंक्शंस क्या क्या है इसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो भी ग्रीवांसेस हो, मान लेते हैं जो भी OBC से रिलेटेड जो भी पर्सन है अगर उनका कोई ग्रीवांस होता है कि यहाँ पे प्रॉपरली रिजर्वेशन का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है या कोई इकोनॉमिक ग्रीवांस है या फिर वायलेंस होता है तो उस केस में लोग जो हैं यहाँ पे NCBC जा सकते हैं और NCBC में अपना ग्रीवांस को दर्ज करा सकते हैं। तो पहली चीज़ तो हो गया कि ग्रीवांस रिड्रेसल का काम करेगा OBC लोगों का, ठीक है, जो कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, वो हो गया पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ यहाँ पे इस बिल के अंतर्गत यहाँ पे इन्होंने प्रपोज किया हुआ है कि जो कमीशन है इनके पास पावर है कि वह कोई भी कंप्लेंट को यहाँ पे एड्रेस कर सकते हैं और इंक्वायरी भी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कंप्लेंट का इंक्वायरी जो करेंगे यह बेसिकली इन केस यहाँ पे राइट्स और सेफगार्ड्स का डेप्रीविएशन हो जाता है जो कि यहाँ पे इस कम्युनिटी के लोगों को जो मतलब राइट्स मिले हुए हैं उसका, ठीक है। तो यहाँ पे वही है कि अगर राइट्स या सेफगार्ड्स यहाँ पे छिन जाता है, डिप्राइव कर दिया जाता है तो उस केस से रिलेटेड जो भी कंप्लेंट्स होगा उसकी इंक्वायरी भी की जा सकती है इस कमीशन के द्वारा, ठीक है। और आखिरी चीज़ जो यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे NCBC को यहाँ पे पावर मिला हुआ है सिविल कोर्ट का, जिसके थ्रू वह कोई भी सूट को ट्राई कर सकते हैं और साथ के साथ अगर किसी को बुलाना हुआ, किसी को समन करना हुआ तो वो भी कर सकते हैं। कोई डॉक्यूमेंट अगर उनको चाहिए होगा तो डॉक्यूमेंट के लिए भी बोल सकते हैं कि वो प्रोड्यूस किया जाए उनके सामने। और साथ के साथ यहाँ पे कोई अगर एफिडेविट है जो कि एज एन एविडेंस यहाँ अगर उनको रिसीव करना है तो उसको भी किया जा सकता है। तो पावर ऑफ सिविल कोर्ट ये याद रखिएगा कि ये भी NCBC को मिला हुआ है और ये एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे फंक्शन है, ठीक है। तो ये हो गया सारा कुछ जो कि हम लोगों को देखना था रिगार्डिंग सब कैटेगराइजेशन ऑफ OBC। अब आ जाते हैं जो आखिरी हमें टॉपिक डिस्कस करना है, डिसेबल्ड आर एंटाइटल्ड टू सेम बेनिफिट्स ऑफ SC ST कोटा, इसको देख लेते हैं।
तो ये जो टॉपिक न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो डिसेबल्ड लोग होंगे, जो दिव्यांग लोग होंगे, उनको भी यहाँ पे SC ST कोटा का बेनिफिट, सेम बेनिफिट मिलना चाहिए। ठीक है, तो यही बेसिक न्यूज़ में था और ये मैंने आपको जब न्यूज़ एनालिसिस करवाया था तभी मैंने आपको करवाया था, क्योंकि मैंने आपको जून और जुलाई दोनों का पूरा फुल न्यूज़ एनालिसिस कराया हुआ है और फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त तक का कराया था। ठीक है, तो यह मैक्सिमम न्यूज़ हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे और जो नहीं पढ़े हैं वो ऑब्वियसली यहाँ पे रिवाइज कर लेंगे। तो ये हो गया बात। अब यहाँ पे इसी से रिलेटेड थोड़ा एक्स्ट्रा न्यूज़ देखते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे जो बेसिकली प्रिंसिपल एक तरीके से ले डाउन किया है, यह ऑलरेडी दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा यहाँ पे ऑलरेडी बन चुका था यह प्रिंसिपल, और दिल्ली हाई कोर्ट का जो जजमेंट आया था वो बेसिकली अनमोल भंडारी केस का 2012 वाले में आया था। ठीक है, तो ये इसी चीज़ से रिलेटेड है। बेसिकली उनको एडमिशन नहीं मिल पा रहा था रिगार्डिंग रिजर्व कैटेगरी वाले उसमें कोटा में। ठीक है, तो इस कारण से इनके द्वारा यहाँ पे केस किया गया था, तो इसी को अनमोल भंडारी केस बोला जाता है 2012 का। तो हाई कोर्ट ने यहाँ पे क्या बोला था उसको देख लेते हैं। तो हाई कोर्ट ने यहाँ पे बोला कि अगर कोई पर्सन जो है वो डिसेबिलिटी से सफ़र कर रहा है देन ही इज़ ऑल्सो सोशली बैकवर्ड, और सोशली बैकवर्ड होने का मतलब यहाँ पे हो गया कि इनको यहाँ पे SC और ST कैंडिडेट्स के जैसा यहाँ पे सेम बेनिफिट्स मिल जाना चाहिए। देन यहाँ पे यही हाई कोर्ट ने बोला, दिल्ली हाई कोर्ट ने, कि यहाँ पे डिसेबल जो लोग हैं उनको भी SC ST कैटेगरी का जो बेनिफिट है वो मिल जाना चाहिए, क्योंकि वो भी एंटाइटल्ड है बिकॉज एज दे आर सोशली बैकवर्ड। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। इसके बाद यहाँ पे बोला गया दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा ही कि रिजर्वेशन जो है डिसेबल्ड के लिए इसको हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में काउंट किया जाएगा। ठीक है, और बेसिकली ये जितना भी वर्टिकल कैटेगरीज़ का जो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन है, हम लोग जानते हैं कि SC ST OBC और जनरल वाला कैटेगरीज़, इसके अंतर्गत ही यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिए जाने की बात कही जा रही है, बिकॉज इट कट्स अक्रॉस दीज वर्टिकल कैटेगरीज। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे चूंकि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मेंशन किया हुआ है तो आपको वर्टिकल रिजर्वेशन और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन समझ में आना चाहिए। तो वर्टिकल रिजर्वेशन को अगर आप समझिएगा तो यहाँ पे यह रिजर्वेशन बेसिकली यहाँ पे बैकवर्ड क्लासेस को दिया जाता है अंडर आर्टिकल 16(4) के अंतर्गत, और यहाँ पे एक सीक्वेंस है बेसिकली SC STs OBCs, इस तरह का जो सीक्वेंस आपको दिख रहा है इसी को वर्टिकल रिजर्वेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बेसिकली क्लास डिवीजन जो हो गया है, और इसी को आप कह सकते हो वर्टिकल रिजर्वेशन। अब हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन क्या होता है? तो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में रिजर्वेशन विद इन अ रिजर्वेशन हो जाता है। ठीक है, जैसे फीमेल लोगों को रिजर्वेशन मिलता है कुछ एक स्टेट में, बिहार में मिलता है जैसे फॉर एग्जांपल। इसके अलावा फिजिकली चैलेंज पर्सन्स को भी जो रिजर्वेशन मिलता है वो भी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में काउंट हो जाता है। तो रिजर्वेशन विद इन अ रिजर्वेशन हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन हो गया, और वर्टिकल रिजर्वेशन जो यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज को रिजर्वेशन मिलता है उसको कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। और डिसेबल्ड लोगों को जो रिजर्वेशन है वो बेसिकली हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में काउंट होता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और आखिरी पॉइंट जो यहाँ पे उठाया हुआ है इन्होंने कि वह है कि सरकार के द्वारा यहाँ पे राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ दैट इज़ PWDs एक्ट 2016 का भी बनाया गया हुआ है। अब इसके अंतर्गत क्या बोला गया? तो इसके अंतर्गत बोला गया है कि यहाँ पे PWDs को जो रिजर्वेशन है वो बेसिकली हायर एजुकेशन में नॉट लेस देन 5% मिलेगा, और गवर्नमेंट जॉब्स के केस में यहाँ पे नॉट लेस देन 4% मिलेगा। मतलब 5% तो मिलना है, तो 5% से कम नहीं मिल सकता और 4% से कम नहीं मिल सकता इन केस ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में हम लोग यहाँ तक ही कवर करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कस्टोडियल वायलेंस से शुरू करेंगे। ये भी मैंने आपको बहुत एक्सटेंडेड तरीके से समझाया हुआ है जब मैं आपको न्यूज़पेपर एनालिसिस करा रहा था। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इतना ही काफ़ी होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलता हूँ। छोटे छोटे वीडियोज़ ही लाऊंगा और जल्दी जल्दी लाऊंगा, जिससे आपको इसका जो यहाँ पे कवरेज है वो जल्दी से जल्दी हो पाए। ठीक है, अब आप लोगों से रिक्वेस्ट ये रहेगी कि अगर आपको ये वीडियोस बेनिफिशियल लग रहे हैं तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा, क्योंकि अगर आपको ये बेनिफिशियल नहीं लग रहे हैं तो मैं सिर्फ अकेले पढ़ लूँगा, मैं फिर इसका वीडियोस नहीं बनाऊँगा। ठीक है, तो जैसा रिस्पॉन्स आएगा उसके हिसाब से मैं यहाँ पे एक्ट करूँगा। तो प्लीज़ आप लोग उसी हिसाब से मुझे यहाँ पे अपना फीडबैक दे दीजिएगा, क्योंकि फीडबैक नहीं दीजिएगा तो दैट मीन्स कि यू आर नॉट इंटरेस्टेड। ठीक है, तो फिर मैं वीडियोज़ नहीं लाऊँगा इसका, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे भी तो टाइम लगता है और मुझे भी पढ़ना है। तो आप लोगों के ऊपर डिसाइड होगा, आप लोग पढ़ते हो तो इसलिए आप लोग को भी यहाँ पर हेल्प मिल जाता है, इसलिए मैं भी आपको अच्छे तरीके से समझा देता हूँ। पर वही है कि अगर आप लोग यहाँ पे अपने साइड से यहाँ पे मतलब इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे तो ऑब्वियसली फिर मैं वीडियोस नहीं बनाऊंगा, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पे। क्योंकि देखिए, चीज़ों को पढ़ने में मुझे आधा घंटा लगता है, मुश्किल से 15 से 20 मिनट में मैं कवर कर लेता हूँ, पर वीडियो बनाने में 1 घंटा लग जाता है, क्योंकि मुझे एक्सप्लेन करना होता है, आप लोगों को अच्छे से समझाना होता है, चीज़ों को रिलेट करके बताना होता है। ठीक है, तो आप लोग अपने साइड से प्लीज़ फीडबैक दे दीजिएगा। अगर वीडियोज़ नहीं चाहिए होगा तो बता दीजिएगा, मैं नहीं बनाऊंगा, क्योंकि अभिनव सर का वीडियो पड़ा हुआ है। अगर आप वही देखना चाहते हैं तो मैं ये वीडियोज़ नहीं बनाऊंगा। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दे दीजिएगा।